नमो नमः। स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी की व्याकरण विधि जो कक्षा 9-10 का कंबाइंड व्याकरण है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रत्येक प्रकरण तक अर्थात 7वें चैप्टर तक इस पुस्तक को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब 9वां चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। तो 9वें चैप्टर में समास दिया जा रहा है। तो समास की जो मूल सामग्री है उसको प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी भूमिका आ रही है। भूमिका किसी भी कोई भी विषय हो उसकी भूमिका के विषय में जानना चाहिए, तो उससे पूरे सब्जेक्ट का बैकग्राउंड पता चल जाता है। तो भूमिका के संबंध में यहाँ पे कहा जा रहा है व्याकरण विधि में कि समसनम इति समासः। ये समास का संक्षेप हो गया। समास को संक्षेप में यही कहा जाता है। पुस्तक खोल लें आप लोग। समसनम इति समासः, समास अर्थात जो संक्षेप में कहा जाए, जिसका संक्षेप कर दिया जाए वाक्य में, वही समास है। अब इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि समास शब्द का अर्थ संक्षेपण, संक्षेपण या फिर संक्षेप है। समास का अर्थ ही है संक्षेप, शब्दों का संक्षेप। अर्थात दो या दो से अधिक पदों, तो यहाँ दो या दो से अधिक पदों की बात हो रही है। दो पद भी मिलाए जाते हैं समास में। तो दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त जो विभक्तियाँ होती हैं, जब दो पद एक साथ मिला रहे हैं तो पहले वह पद छोटा कैसे होगा कि जो उन दोनों ही पदों में पर्टिकुलर जो अपनी स्वतंत्र विभक्तियाँ आ रही, विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, तो वो शब्द छोटा हो जाता है। तो इसके इसीलिए जब दो दो पद भी मिला सकते हैं, दो से अधिक पद भी मिला सकते हैं, अर्थात 4, 6, 10, 20 ऐसे ऐसे कई सारे पद समास बन सकते हैं। उनको बस करना यही होता है कि उनकी विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, और जो समुच्चय बोधक इत्यादि आया करते हैं बीच में, उन सब का लोप करके उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो संक्षेपण को ही समास कहते हैं। और समास दो या दो से अधिक पदों में हुआ करता है। पदों में समास होने के लिए क्या आवश्यक है कि पदों की जो पर्टिकुलर विभक्तियाँ होती हैं उनको हटा के, उनका लोप करके तब पदों को मिला दिया जाता है। तो उसी जो वही जो कंसाइज किया जाता है, या फिर उसी जो संक्षेपण की शैली है, उसी को समास कहते हैं। तो पदों को जब मिलाएंगे तो स्पष्ट है कि जो उनकी स्वतंत्र विभक्तियाँ होती हैं, विभक्तियों को हटा देंगे। विभक्तियों को हटा देंगे तो वाक्य छोटा स्वतः ही होगा। तो पदों में जो विभक्तियाँ होती हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको लुप्त कर दिया जाता है। समुच्चय वाचक जो च इत्यादि होते हैं, समुच्चय बोधक च ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे राम और श्याम। तो रामश्च श्यामश्च, इस प्रकार राम और श्याम, या फिर राम श्याम गोपाल इत्यादि को मिलाना है तो वहाँ च से कहा जाता है कि राम श्याम और च करके। तो च जो है ये वाक्य, ये दो या दो से अधिक पदों को, वाक्यों को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। इसलिए इसको समुच्चय बोधक कहा जाता है। जो जोड़ता है, जोड़कर उनको एक वाक्य बना देता है, उनकी सार्थकता को स्पष्ट करता है, वही इत्यादि हुआ करता है। च आदि तथा इत्यादि जो जोड़ने वाले ये शब्द हैं वाक्यों को, उनको समुच्चय बोधक कहा जाता है। आदि को इसीलिए च आदि कहा गया है। च एवं इत्यादि जो दो या दो से अधिक पदों को, वाक्यांशों को, शब्दों को जोड़कर उनको एक समष्टि का रूप देते हैं, उनको सार्थक बनाते हैं। अर्थात वाक्य में जो वक्ता का अभिप्राय होता है उसको स्पष्ट करते हैं, ये सब लग कर जोड़ कर उनको। तो इसीलिए इनको समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय का जो बोध कराए वही समुच्चय बोधक है। तो इन समुच्चय बोधक च इत्यादि को हटाकर एक पद बनाना, जैसे गायने कुशला। अब गायने कुशला क्या है? कुशला यहाँ विभक्ति आ रही है, गायने कुशला, गाय सप्तमी विभक्ति एक वचन बन रहा है यहाँ पर। जब इन दोनों पदों को जोड़ेंगे, ये अलग पद है, ये अलग पद है। इस पद में क्या है? प्रथमा विभक्ति है। आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है ये, प्रथमा एक वचन में आ रहा है स्त्रीलिंग में। और ये क्या है? गायने कुशला, गायन में कुशल, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, सप्तमी एक वचन में आ रहा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करना होगा? पहले ये पद आ रहा है तो इस पहले वाले पद की विभक्ति का लोप कर दिया जाएगा, इसकी विभक्ति का लोप कर दिया जाएगा, फिर दोनों को मिला दिया जाएगा। और जब अब इनका शब्दरूप आराम से जिस भी वाक्यांश में, जिस भी अर्थ में, कारक के जिस भी अभिप्राय में इनको ले आना चाहें आप, ले आ सकते हैं, इनका शब्दरूप चलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कृदंत होते हैं, अर्थात जो धातुओं में लगकर, जो प्रत्यय धातुओं में लगकर एक सार्थक शब्द
का निर्माण करते हैं उनको कृदंत कहा जाता है, और जो तद्धित जो संज्ञाओं में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं जो प्रत्यय, उनको तथा समास समास या फिर समस्त पदों को, इन तीनों के को ही अर्थात कृदंत, तद्धितांत तथा समस्त की प्रातिपदिक संज्ञा हुआ करती है। प्रातिपदिक संज्ञा कहने का यही अभिप्राय है कि इनके शब्द रूप चलेंगे। अब इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो इसकी गायन में जो सप्तमी विभक्ति है, इस विभक्ति का लोप कर देंगे तो ये वाक्य मिल के एक बन जाएगा गायन गायन कुशला। गायन कुशला का अभिप्राय वही निकल रहा है कि गायन में, गाने में कुशल। सप्तमी का बोध तो हो रहा है, किंतु सप्तमी विभक्ति को हटा दिया जाए, उसका लोप कर दिया जाएगा, इसको एक पद बना दिया जाएगा। अब चाहें तो इसका शब्द रूप, इसमें कोई भी कारक अब आप लगा सकते हैं अभिप्राय के अनुसार। अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए, अपने अभिप्राय को समझाने के लिए वक्ता यहाँ पर अब स्वतंत्र है इनमें कोई भी कारक लगाने के लिए। कारक अभिप्राय के अनुसार कोई भी कारक यहाँ पे लगा सकता है, अर्थात इनके शब्द रूप चला सकता है। इसी प्रकार राज्ञ पुरुषः, तो राजा का पुरुष, यहाँ क्या हो रहा है, इस पद में षष्ठी एक वचन आ रहा है और ये प्रथमांत है। जब दोनों पद मिलेंगे तो क्या किया जाएगा, इस राज्ञ में जो षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय आ रहा है इसका लोप कर देंगे। इसका लोप कर देंगे तो बनेगा राजपुरुषः। राजपुरुषः बन के ये प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में, अकारांत पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में हो जाएगा। ऐसे जैसे ये हो रहा है, प्रथमा एक वचन में अकारांत स्त्रीलिंग में बन रहा है। जब ये दोनों पद मिल गए तो ये अब इसमें कौन सी विभक्ति लग रही है, आकारांत स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन लग रहा है। ऐसे इसमें जब इनको मिला देंगे, इसकी विभक्ति का लोप कर देंगे, राज्ञ की षष्ठी विभक्ति का लोप कर देंगे, तब ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अब इसके शब्द रूप चलेंगे। वक्ता अपने अभिप्राय के अनुसार इनके शब्द रूप चला सकता है। इसीलिए जो समस्त पद होते हैं उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जो कृदंत होते हैं अर्थात जिनमें कृत प्रत्यय लगा करते हैं, जिन धातुओं में कृत प्रत्यय लगकर जो धातुओं से शब्द निष्पन्न होते हैं उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जो शब्दों में प्रत्यय लगाकर किसी सार्थक शब्द का बोध कराते हैं, ऐसे तद्धित प्रत्यय, उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने का अभिप्राय है कि इनमें अब और भी विभक्तियां जोड़ने का यहाँ अवसर उत्पन्न हो गया है। वक्ता अपने अभिप्राय को बोधित करने के लिए, प्रकट करने के लिए कोई भी कारक लगा के अपने अभिप्राय को स्पष्ट कर सकता है। तो यहाँ राजपुरुषः बना। राजपुरुषः देखिए यहाँ पर विभक्ति का लोप कर दिया गया, षष्ठी विभक्ति का लोप कर दिया गया। अब ये शब्द एक पद बन गया, ये राजपुरुषः एक पद बन गया। इससे बोध यही हो रहा है कि राजा का पुरुष, राजपुरुष का अभिप्राय यही है कि राजा का पुरुष अर्थात कोई सरकारी कर्मचारी। किंतु अभी इसकी राज्ञ की विभक्ति, अपनी विभक्ति का लोप हो गया, तो पुरुष में जो अकारांत आ रहा, अकारांत पुल्लिंग शब्द आ रहा है, यही इस पद की, पूरे पद की एक विभक्ति मानी जाएगी कि इसमें अकारांत है, प्रथमा एक वचन आ रहा है। तो पदों में विभक्तियों का लोप होता है। ऐसे ही पदों में विभक्तियों का दो या दो से अधिक, दो अर्थात 4, 5, 6 कितने भी ऐसे पदों को, उनकी विभक्तियों का लोप कर करके समस्त पद बनाया जा सकता है। इसीलिए और जो समस्त हो जाते हैं वो संक्षेप हो जाते हैं। तो इसीलिए शब्दों को संक्षेप में बताने के लिए, अपने ग्रंथ को छोटा करने के लिए प्रायः प्राचीन काल में जो लेखक हुआ करते थे, बहुत ही रचनाओं में बेहद ही समस्त पदों का प्रयोग किया करते थे। तो समस्त पद का प्रयोग करने से गागर में सागर तो भरा जा सकता है, किंतु ग्रंथ दुरूह हो जाता है। उन समासों को तोड़ना फिर दुरूह कार्य हो जाता है। आप व्याकरण में अच्छे प्रकृष्ट विद्वान हैं, अच्छी पकड़ है आपकी, तभी उन सारे समस्त पदों को तोड़ने में आप समर्थ हो सकते हैं, अन्यथा बहुत कठिन होता है सारे समस्त पदों को तोड़ को उनके अभिप्राय को निकालना। तो इससे ग्रंथ कठिन हो जाया करता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा समासिक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए वाक्यों में, अर्थात बहुत लंबे लंबे समास की 50-50, 100 वाक्यों को एक साथ समस्त जोड़ के समास बना दिया, तो लंबे लंबे समास, समस्त जो वाक्य हुआ करता है उसमें सामग्री तो बहुत सारी आ जाती है, किंतु ग्रंथ दुरूह हो जाता है। वक्ता के जो भी पाठकों के लिए वो दुरूह हो जाता है। बिना किसी संस्कृतज्ञ की सहायता के बिना वो ऐसे ग्रंथों को पढ़ नहीं पाते हैं स्वयं से। और वहीं जो ग्रंथ छोटे छोटे समासिक पदों में लिखे जाते हैं वो अच्छे होते हैं, वो सरल होते हैं। थोड़ा सा भी जिनको व्याकरण का ज्ञान है वो भी उनको पढ़कर समझ सकते हैं। तो अर्थात संस्कृत के ग्रंथों का रसास्वादन कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सरलता के लिए बहुत ज़्यादा सामासिक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ग्रंथों में। तो ये हो गया, हम लोगों ने ये समझा कि समास का अभिप्राय है संक्षेप। संक्षेप करना ही समास है। और समास दो या दो से अधिक पदों
में हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि पदों की जो अपनी मूल विभक्तियाँ होती हैं उनको हटा दिया जाए और फिर पदों को जोड़कर एक एक समस्त पद बना दिया जाए। तो समास में अर्थात दो या दो से कई कई सारे ऐसे पदों को उनकी बस आवश्यक है कि उनकी विभक्तियों का लोप कर दीजिए और उनको एक पद बना दीजिए। और समुच्चय बोधक यदि उनमें समुच्चय बोधक पद आ रहे हैं तो उनका भी लोप कर दिया जाता है। इस प्रकार इन सब को, और बहुत छोटे छोटे पद आ रहे हैं तो उनको भी हटाकर एक सार्थक पद बना दिया जाता है। तब विभक्तियों का लोप तो किया जाता ही है, समुच्चय बोधक शब्दों का भी लोप कर दिया जाता है। छोटे छोटे बहुत ज़्यादा ज़्यादा पद आ रहे थे उनको भी लोप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार संक्षेप करके जो पद बनता है वही समस्त पद कहा जाता है। तो कुल मिला के समास का अभिप्राय है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण ही समास का अभिप्राय है। अब यहाँ पर पदों का लोप करके दिखाया गया है कि गायने कुशला, ये हो गया पदों की विभक्तियों का लोप करके पद बनाना। तो यहाँ विभक्तियों को लोप करके दिखाया गया है, ये विभक्ति का लोप करके समास समस्त पद बनाने का उदाहरण हो गया। ये भी विभक्ति का लोप करके समास पद बनाने का उदाहरण है। इसके पश्चात अब समुच्चय बोधक च का लोप करके समस्त पद बनाने का उदाहरण ये है, सीता च रामश्च सीतारामो। सीता में भी च आ रहा है, राम में भी च आ रहा है। जब दोनों का लोप करेंगे तो बनेगा सीतारामो। सीतारामो में क्या हुआ, सीता और राम दो पद हैं, तो जब दो पद मिले तो इस अंतिम पद के अनुसार इस पूरे पद की विभक्ति, इस अंतिम पद के अनुसार इस पूरे पद का वचन और लिंग हो गया। अर्थात राम अंतिम है तो इस पूरे पद को जब सीता को और राम को जोड़ दिया तो जो समुच्चय बोधक दो चकार आ रहे थे उनको हटा दिया और पूरा शब्द अंतिम पद को मानकर पूरे शब्द के लिंग को निर्धारित कर दिया। अर्थात सीता के लिंग को नहीं माना गया, क्योंकि राम पद अंतिम में आ रहा था। इसलिए इसी पद के आधार पर दोनों पदों के वचन को, अर्थात इनको और इनको मिला के दो हुए तो इनका वचन दो कर दिया गया और दोनों इन पदों का जो लिंग है वह राम के आधार पर अर्थात पुल्लिंग के आधार पर निर्धारित कर दिया गया। अब इसको कहा जाएगा कि ये पुल्लिंग में प्रथमा अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा दो वचन में है। तो जब दो या दो से अधिक पद, बहुत सारे पद जब जोड़े जाते हैं तो अंतिम पद के अनुसार ही पूरे पद का लिंग निर्धारण किया जाता है कि किसके आधार पर पूरे पद का, जैसे बहुत सारे स्त्रीवाचक शब्द भी आ रहे हैं, पुल्लिंगवाचक शब्द भी आ रहे हैं। तो जब स्त्री बोधक पद और पुल्लिंग और पुरुष बोधक पद सारे एक साथ जब आ रहे हों तो उस पूरे पद के लिंग का निर्धारण सदैव पुल्लिंग वाले शब्द के आधार पर किया जाता है। ये नियम हमेशा याद रखिए। यदि ऐसे समस्त पद आ रहे हैं जिनमें स्त्रीवाचक शब्द भी हैं, पुल्लिंगवाचक शब्द भी हैं, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही तरह के वाक्य हैं, नपुंसक लिंग के शब्द भी हैं, तो जब सबको जोड़ा जाएगा तो उस पूरे पद का जो समस्त पद बनेगा उनके आधार पर जितने पद होंगे, यदि दो हैं तो उनका वचन दो होगा, यदि दो से अधिक हैं तो उनका वचन बहुवचन होगा। किंतु लिंग का निर्धारण पुल्लिंग शब्द के आधार पर, जो उस वाक्य में पुल्लिंग शब्द आ रहा होगा उसी शब्द के आधार पर पूरे पद का लिंग निर्धारित किया जाएगा। जैसे यहाँ पर सीतारामों में सीता स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है, किंतु पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द एक साथ आ रहे हैं तो पूरे वाक्य का जब चकार हटा के जब इसका संक्षेपीकरण करके समस्त पद बना के इसको पद बनाया गया है तो इस पूरे वाक्य का वचन तो दो निर्धारित किया गया कि क्योंकि दो वाक्य जोड़े जा रहे हैं, किंतु लिंग निर्धारित किया गया अंतिम वाले पद के आधार पर, पुल्लिंग के आधार पर इस पूरे पद का लिंग निर्धारण किया गया। यही सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ सीतारामो फिर दिखाया जाए कि सीतारामों में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है, तो ये विभक्ति लोप करके समस्त पद बनाने का उदाहरण हुआ। ये समुच्चय बोधक पदों का लोप करके पद बनाने का उदाहरण हुआ। अब यहाँ पे विद्या एवं धनम यस्य सह विद्या धन, अब यहाँ पर पदों का लोप करके समस्त पद बनाने का उदाहरण दिया जा रहा है। तो ये हो गया विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाना, ये एक उदाहरण हो गया। अब च आदि समुच्चय बोधक पदों का लोप करके च आदि समुच्चय बोधक शब्दों या पदों का लोप करके समस्त पद बनाना, तो ये हो गया दूसरा उदाहरण। अब समस्त पद समास के अंतर्गत पदों का जो पद आ रहे हैं उन पदों का लोप करके समस्त पद बनाने का ये उदाहरण आ रहा है। तो तीन प्रकार के उदाहरण आ रहे हैं। यहाँ विभक्तियों को लोप करके समास बनाया जा रहा है, यहाँ समुच्चय बोधक शब्द का लोप करके समास बनाया जा रहा है, यहाँ पदों का लोप करके समस्त पद बनाया जा रहा है। विद्या एवं धनम यस्य सह,
तो एव का लोप कर दिया गया, यस्य सह का लोप कर दिया गया, विद्याधन बचा, विद्याधनः बना। जब दोनों पद मिला तो बना विद्याधनः। यहाँ पे पदों का लोप किया जा रहा है, यहाँ विभक्ति का, यहाँ समुच्चय बोधक शब्द का। इसी प्रकार गायन कुशला विद्याधनः राजपुरुषः सीतारामो, इन्हीं के संदर्भ में ऐसे इनको समझेंगे। अब कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे खेचरः। तो ऐसे पद जहाँ पे विभक्ति का लोप न करके उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, अर्थात विभक्ति सहित उनको रख दिया जाता है, उनको अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत, अलुक समास, अर्थात जहाँ पे सीधे सीधे नियमों का, समास के नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे पदों को अलुक कह दिया जाता है, अलुक उनका नाम दे दिया जाता है। ये सब अलुक हैं, अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं, जहाँ पे नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन कर दिया गया, अर्थात विभक्ति का लोप नहीं किया जो कि करना चाहिए था। तब ऐसे कुछ पद निर्धारित हैं, ऐसे कुछ पद आ रहे हैं हमारे जो पाणिनीय अष्टाध्यायी में समास 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 का पूरा प्रकरण आ रहा है, तो उनको अलुक के अंतर्गत पाणिनी ऋषि ने एक अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत, अलुक नियम के अंतर्गत उनको कीलित करते, उनको स्थिर कर दिया गया है कि ऐसे पद जहाँ पे नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन है उनको अलुक कह दिया जाएगा। और उनके उदाहरण दे दिए हैं, खेचर, खेचरा, युधिष्ठिर, वनेचर, इनको याद किए रहना है, ये अलुक के अंतर्गत आएंगे। अब पदों की प्रधानता के आधार पर अब इसके पश्चात समास के भेद बताए जा रहे हैं। समास के भेद कितने होते हैं तो इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को पढ़ना है। व्याकरण विधि में जितना पाठ्यक्रम में दिया जा रहा है जैसे, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर ही पढ़ना है। बाकी समास प्रकरण काफ़ी विस्तृत है, अष्टाध्याय, पाणिनीय अष्टाध्याय में काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इस पे ध्यान देना पड़ता है, काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी सारे सूत्र याद करने पड़ते हैं अलग अलग प्रकरणों से। किंतु यहाँ पे निर्धारित पाठ्यक्रम में जितना है उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए गए हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय आ जाएगा और द्विगु आ जाएगा, तो इस प्रकार उनको भी मिलाकर 6 हो जाएंगे। 4 यहाँ दिए जा रहे हैं, 2 इसके अंतर्गत आ रहे हैं, कर्मधारय और द्विगु समास इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो कुल मिला के 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हो गए समास के भेद। अब इन समासों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अव्ययी भाव के विषय में पढ़ेंगे, उसके पश्चात तत्पुरुष, फिर द्वंद्व, फिर बहुव्रीहि, और फिर इनसे रिलेटेड जो अभ्यास कार्य आ रहा है, अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। तो आइए अब अव्ययी भाव को पढ़ते हैं। अब अव्ययी भाव समास के संबंध में पढ़ लेते हैं। तो पहला भेद है समास का, जो 4 भेद आ रहे हैं उन्हीं 4 भेदों में ये पहला है। तत्पुरुष के अंतर्गत 2 भेद और आ रहे हैं, कर्मधारय और द्विगु, तो कुल मिला के 6 भेद आ रहे हैं। अव्ययी भाव के विषय में अब पढ़ना है। अव्ययी भाव के संबंध में बताया जा रहा है कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान हुआ करता है। तो कुल मिला के इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा कोई संज्ञा होता है। जब दोनों पद मिलके समस्त बनते हैं तो जो शब्द निष्पन्न होता है, समस्त शब्द निष्पन्न होता है, वह अव्यय हो जाता है। तो उसका स्वरूप जैसे नपुंसक लिंग एक वचन का हुआ करता है, वैसे ही नपुंसक लिंग एक वचन का हुआ करता है। तो इस विषय में भी एकदम क्लियर रहना चाहिए कि जो भी अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहले पद की ही प्रधानता होती है, और पहला पद अव्यय भी होता है। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय भी होता है, दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। जब दोनों समस्त पद मिलते हैं तो उनके मिलने से जो शब्द निष्पन्न होता है वह कुल मिला के अव्यय हो जाता है, उसके शब्द रूप नहीं चलेंगे। उसका स्वरूप कैसा होगा, नपुंसक लिंग एक वचन जैसा स्वरूप होगा। किसी भी अव्ययी भाव शब्द के शब्द रूप नहीं चलते हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। यहाँ समझाने का यही अभिप्राय है। अब इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं, इसी को इस लाइन में भी इस बात को समझाया जा रहा है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, जो अव्यय होता है, जो पहला पद अव्यय होता है उसी की प्रधानता होती है। तो अव्ययी भाव समास में किसकी प्रधानता होती है, किस पद की प्रधानता होती है, तो पहले पद की प्रधानता होती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है और वही अव्यय भी हुआ कर, जो प्रधान होता है वही अव्यय भी होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। समस्त पद अव्यय और नपुंसक लिंग एक वचन में जैसा रूप हुआ करता है, यहाँ एक वचन आएगा, एक वचन में हुआ करता है। एक वचन लिख सकते हैं, हाँ एक वचन लिख लीजिए, एक वचन में हुआ करता है। अब इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं कि जैसे यथाशक्ति ही, यथा क्या है, यहाँ सब अव्यय ही हैं। यथाशक्ति
तो जब इसका अभिप्राय क्या निकला, शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति का अतिक्रमण करके, यथाशक्ति ही शक्तिम अनतिक्रम्य इति, यथाशक्ति ही, ये यथाशक्ति ही बनेगा, इकार रस्व इकार आ रहा है। तो इसीलिए प्रायः जो अव्ययी भाव समास होते हैं उनके शब्द वो नपुंसक लिंग एक वचन जैसे होते हैं, नपुंसक लिंग एक वचन जैसे होते हैं प्रायः कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रस्व इकार आ रहा है, इसमें नपुंसक लिंग एक वचन नहीं आ रहा है, रस्व इकार आ रहा है, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, यथाशक्ति ही। किंतु फिर भी ये अव्यय ही है अव्यय ही, इसके शब्द रूप कदापि नहीं चलेंगे। जो अव्ययी भाव है, जितने भी अव्ययी भाव शब्द के अंतर्गत आएंगे, समास के अंतर्गत आएंगे, उनके शब्द रूप नहीं चलेंगे। अव्ययी भाव समास में सदैव पहले पद की प्रधानता होती है, जो प्रधान होता है वही अव्यय होता है, और इनके शब्द रूप कभी नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में जितने उदाहरण आ रहे हैं उतने उदाहरणों को हम लोगों को याद किए रहना है, ये परिभाषा याद किए रहना है, बस इतना ही पूछा जाएगा परीक्षा में, इससे इतर नहीं पूछा जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीजीटी संस्कृत में भी और 9वीं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी जितना पाठ्यक्रम में दिया जा रहा है उतना ही पूछा जाएगा, इतर नहीं पूछा जाएगा इससे। तो बस परिभाषा याद करनी है, उदाहरण जितने आ रहे हैं उनको रटे रहना है बस। निर्विघ्नम तो विघ्ना नाम अभाव, इसका अभिप्राय पूछा जा सकता है कि यथाशक्ति दिया गया है तो यथाशक्ति का अभिप्राय क्या है, तो शक्ति अनतिक्रम्य, इसको याद किए रहना है, शब्द को याद किए रहना है, उसके अभिप्राय को याद किए रहना है, क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा। निर्विघ्नम तो विघ्ना नाम अभाव, विघ्नों का अभाव ही निर्विघ्नम है। उपगंगम गंगा या समीपम, गंगा के समीप, इस उपगंगम का अभिप्राय है गंगा के समीप। अनुरूपम, इसका क्या अभिप्राय है, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। अनुरूपम प्रत्येकम, तो इसका भी क्या अभिप्राय है, एकम एकम इति, एक एक को, एक एक को या एक एक में। प्रतिगृहम का क्या अभिप्राय है, गृहम गृहम प्रति, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक घर में या प्रत्येक गृह को। निर्मक्षिकम का क्या अभिप्राय है, तो मक्षिका डाम अभाव, मच्छियों का या मक्खियों का अभाव। प्रत्यक्षम का क्या अभिप्राय है, अक्षणों प्रति, आंखों के सामने, इसका अभिप्राय है। परोक्षम का क्या अभिप्राय है, अक्षणों परम, अर्थात आंखों के परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो, इसका अभिप्राय है। तो बस उदाहरण याद किए रहना है, इनके अभिप्राय को याद किए रहना है। अभिप्राय में से कोई भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, अभिप्राय पर प्रश्न बन सकते हैं, जितने उदाहरण दिए जा रहे हैं उतने प्रश्न बन सकते हैं अभिप्राय पे। 4 हो गए, 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल आ रहे हैं, 9 को याद किए रहना। हाँ, इनके अभिप्राय को अवश्य याद किए रहना है, क्योंकि अभिप्राय पे प्रश्न बन सकता है। तो अभिप्राय याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, या फिर इसको याद करे रहेंगे, अभिप्राय को याद किए रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो अच्छा होगा कि दोनों को साथ साथ ही तैयार करें। यथाशक्ति ही तो शक्ति अनतिक्रम्य, निर्विघ्नम विघ्ना नाम अभाव, उपगंगम गंगा या समीपम, गंगा या समीपम क्या है, यहाँ पे समास हो रहा है, गंगा के समीप, यहाँ षष्ठी एक वचन आ रहा है। इस प्रकार ऐसे लॉजिक लगा के, तर्क लगा के याद करेंगे तो ये भूलेगा नहीं फिर। अनुरूपम तो रूपस्य योग्य, यहाँ षष्ठी एक वचन, रूप के योग्य। प्रत्येकम एकम एकम प्रति, एकम एकम इति। प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति, घर घर के प्रति, घर घर में। निर्मक्षिकम मक्षिक, यहाँ षष्ठी बहुवचन आ रहा है, तो मच्छियों का या मक्खियों का अभाव। अक्षरों प्रति, ये उकारांत अक्षी शब्द है, अक्षरों प्रति, आँखों के प्रति, तो ये भी षष्ठी एक वचन में बन रहा है, ये भी षष्ठी एक वचन में बना है। ये जो पद है, पर्टिकुलर पद है अक्षी, ये षष्ठी एक वचन बना है यहाँ पे। तो इसी प्रकार विभक्ति देख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। तो ये हो गया व्ययी भाव समास। अब इसके पश्चात अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष आ रहा है। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, ये इसी के भेद हैं। तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु को नेक्स्ट फाइल में पढ़ते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।